ससुर की बरसी पर अमीर और गरीब भाभी का पहनावा और पकवान। लो जी, पनीर के पकौड़े तो बन गए। अब बस ये कुलचे और छोले भी बन जाए तो हम सभी को खाना खिलाकर निपट जाएंगे। बुढ़ा फिर खांस रहा है। ये बुढ़ा हमारा ससुर बीमार तो खुद हुआ है, लेकिन कान इसने हमारे खराब कर दिए हैं। अरे अगर ठीक होना है तो ठीक हो जाओ, नहीं तो निपट कर निपटो। लेकिन ये तो बीच में ही जिंदगी और मौत की सिचुएशनशिप में है। रागिनी और राशि खाना बनाते बनाते ऐसे ही रसोई में बातें कर रही थीं, तो वहीं दूसरी तरफ उनके ससुर के कमरे में घर वालों की भीड़ थी। बाबा, आपको तो बहुत खांसी आ रही है। मोहिनी, जा अपनी भाभीियों को बोलकर भाई के लिए गर्म पानी लेकर आ। ठीक है बुआ। नहीं नहीं मोहिनी बेटा, रहने दे। क्यों बाबा, आपको नहीं पीना है? पी लीजिए ना, आपको आराम हो जाएगा। अरे बेटा रहने दे, मेरा दिल नहीं कर रहा है। मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दे। भूख लगी है तो आपने पहले क्यों नहीं बताया? मैं लेकर आती हूँ। हाँ कुछ। महिमा ऐसे बोलकर नीचे रसोई में चली गई, जहाँ उसकी बहुएं खाना ही बना रही। महिमा एक नॉर्मल मिडिल क्लास औरत थी, जिसके घर में उसकी 2 अमीर घरों से आई बहुएं, बेटी, 4 बेटे और पति था। लेकिन अब उसके पति महेश की तबीयत खराब हो रही थी। महेश की हालत सीरियस थी, जिसकी वजह से आज के दिन महेश की इकलौती बहन रेखा भी घर पर आई हुई थी। अरे बहू, खाना बना कि नहीं बना? हाँ माँ जी, बन गया। आप कहे तो हम इसे टेबल पर लगा दे। लगा दो, तुम्हारी बुआ भी आई हुई है, और अपने ससुर जी के लिए खाना दे दो, उन्हें भूख लग रही है। जी माँ जी, अभी लीजिए। राशि ने ऐसे बोलकर अपने ससुर के लिए खाना निकाला। महेश की हालत खराब थी, लेकिन ऐसे में बहुओं ने उसकी प्लेट में पकौड़े, छोले भटूरे और कुलचा बनाकर रख दिया। ये बनाया है आज तुम दोनों ने? हाँ माँ जी, क्यों अच्छा नहीं है? नहीं बहू, वो। अरे भाभी ले आओ, मेरे भाई को भूख लग रही है। हाँ ननन जी, बस लाई। महिमा ऐसे बोलकर अपने पति महेश के लिए खाना ले गई, जिसके बाद बहुएं भी कमरे में आ गईं और बुआ जी, खाना खा लीजिए, हमने टेबल पर लगा दिया है और बाबा खुद खा लेंगे। नहीं, आज तो मैं अपने भाई को अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। पता है मैं कितनी परेशान हूँ। बहुओं, ये क्या दिया है तुमने खाने को? महेश भाई ये सब खाएंगे? कहाँ तो उनका लीवर सही से काम नहीं कर रहा है, और कहाँ वो ये सब भारी खाना खाएंगे। अरे बुआ जी, ये खाना तो अच्छा होता है, ये जबान को अच्छा लगता है। और कहते हैं ना कि कभी कभी अमृत भी विष बनकर और विष भी अमृत बनकर लग जाए, कुछ पता नहीं है। आप बाबा को बेझिझक खिलाओ, ये खाना खराब नहीं है। तुम्हें तो कुछ अकल ही नहीं है शायद। मरीज को हल्का खाना खिलाया जाता है, लेकिन खैर तुमने तो कपड़े भी न जाने कैसे ही पहने हुए हैं, ऊपर से 100 किलो मेकअप है, तो तुम्हें देखकर तो नहीं लग रहा है कि तुम्हें जरा भी चिंता है। लेकिन मैं समझा रही हूँ तुम्हें, आइंदा भैया के लिए सादा और हल्का खाना ही बनाना। अभी तो बस यही है, और भाई को भूख भी लगी है, तो मैं यही इन्हें खिला देती हूँ। रेखा की बात को सुनकर बहुओं का मुंह बन गया, लेकिन वो कुछ बोली नहीं। रागिनी और राशि ऐसी ही थी। वो दोनों रोजाना बहुत ही ऑयली और तला भुना खाना बनाती थी, जिसकी वजह से पूरा ही घर परेशान रहता था। और अब महेश के पड़ जाने के बाद से भी उन्हें जरा सी अक्ल नहीं आई। वो महेश को भी रोजाना ऐसा ही भारी भरकम खाना खिलाती थी। ऐसे ही सिलसिला जारी था, जिसकी वजह से महेश इतना बीमार हो गया था। अब हमारे बुढ़े ससुर की इतनी हालत पतली हो गई, इसमें हमारा तो कसूर नहीं है। बेकार में जिसे देखो हमारे लुक और खाने से दिक्कत होती है। सही कहा, भाड़ में जाइए सभी। दोनों बहुओं को आज भी बात समझ नहीं आई थी। ऐसे ही लगभग 1 हफ्ता और गुजर गया, और अभी भी न तो अमीर बहुओं को अक्ल आई और न ही महेश की तबीयत में कुछ सुधार हुआ। ऐसे ही सिलसिला जारी था, और आज के दिन अमीर बहुएं बाजार में सब्जी लेने को आई हुई थीं। वो दोनों बहुत ही अजीब से मॉडर्न आउटफिट में थीं, जो काफी भड़कीला और चमकीला था। साथ ही हाई हील्स और खूब सारे मेकअप में वो शॉपिंग करती हुई जरा भी नहीं जच रही थी, जिसकी वजह से आसपास की औरतें भी उन्हें देखकर हंस रही थीं। अरे अरे, इन दोनों जोकरों को तो देखो, कैसे रैम वॉक करने लायक लुक बनाकर यहाँ सब्जी वाले की दुकान पर खड़ी हुई है। अरे तुमने इन्हें आज देखा है क्या? ये दोनों तो ऐसे ही जुगनू बनकर निकलती है। मुझे तो बड़ी हंसी आती है, और पता नहीं ये अपने घर में बनाती क्या है। तुम बस इनका सब्जी लेना देखना। भैया, हमें 2 किलो पोटैटो, 1 kg नींबू, हरी मिर्च एंड थोड़ा सा हरा कोरिएंडर भी देना। जी मैडम जी, देता हूँ। वैसे मैडम, आप एक बात बताएं कि आप जब भी मेरे ठिए पर आती, बस ये आलू और मसाले ही लेकर जाती हैं।
कभी कोई सब्जी भी लेकर देख लीजिए मैडम। देखिए ये भिंडी कितनी अच्छी और कच्ची कच्ची ताजी है। ये देखिए ये टिंडे और लौकी, आहा, जब आप बनाएंगी ना तो पूरी रसोई महक उठेगी। आपसे किसी ने कहा कि आप जबरदस्ती अपना दिमाग चलाएं? बोलिए। अरे नहीं, मैं तो बस जो हमें लेना होगा हम ले लेंगे, आपको ऐसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब जो बोला है दीजिए। रागिनी और राशि ऐसे ही एटीट्यूड दिखाकर ठेले से सामान लेकर चली गई। उनके जाने के बाद देखा ना क्या एटीट्यूड था, जो मांगा है वो दीजिए। अरे ये दोनों बहनें ऐसी ही हैं। इनका दिमाग शायद थोड़ा सा चला हुआ है, क्योंकि ये जब भी आती हैं बस यही सामान लेने को आती हैं। खैर जो भी है, क्या करना। सभी बाहर रागिनी और राशि के बारे में इस तरह से बातें कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ उन दोनों को इतराने से फुर्सत नहीं थी। रागिनी और राशि घर में खाना बनाने का सामान लेकर आई, जिसके बाद वो खाना बनाने लगी। भाभी, आज बाबा की जांच हुई है। उनका कोलेस्ट्रॉल बहुत ही ज्यादा बढ़ा हुआ है और लिवर भी बहुत ज्यादा डैमेज आया है। इसीलिए माँ ने कहा है कि आज कोई सादा सा खाना जैसे कि हींग के आलू और रोटी बना लेना। सभी वही खा लेंगे क्योंकि माँ के भी पेट में दर्द सा है। क्या ये बीमार बुड्ढा सभी को अपनी तरह बीमार करके ही दम लेगा? ठीक है, मैं भी देखती हूँ कि ये कैसे हम सभी को अपने इशारों पर नचा पाता है। ठीक है, हम बना देंगे। दोनों बहनें मुंह बनाकर खाना बनाने को राजी हो गईं, जिसके बाद उन्होंने खाना बनाना शुरू किया। अब हमारे बुढ़े ससुर की वजह से हम लोगों को भी ये बेकार के सादे से आलू ही खाने पड़ेंगे। रागनी बहना, जरा देखना तो, ये तेल काफी है आलू बनाने को। ये नहीं, ये तेल कम है। कम से कम हम अपनी पसंद का खाना नहीं बना रहे हैं तो तेल भी अपनी मर्जी से न डालें। जब तक खाने में भर भर कर तेल न डाला जाए तब तक खाने का मजा ही नहीं आता है। अच्छा, सही कह रहे हो दीदी। हम दोनों बिल्कुल क्यों इनके कहे मुताबिक चले। वो बुढ़ा मरता है तो कल का मरता आज मर जाए। मुझे तो बस अच्छा खाने से मतलब है। दोनों बहुओं ने ऐसा बोलकर खाना बनाना शुरू कर दिया, जिसमें उन्होंने भर भर कर तेल डाला और उस तेल में उन्होंने खाना बनाया। कुछ ही देर में खाना बन गया और सभी उस खाने को खाने के लिए बैठ गए। मोहिनी अपने बाबा को खाना खिला रही थी। बाबा, मुंह खोलो। मेरी भाभीयों से भी हद है। खाना बनाया तो बनाया, आज इसमें कितना तेल भर दिया है। मुझे बाबा को अब ये तरी बचाकर खाना खिलवाना पड़ेगा। एक तरफ मोहिनी इस तरह से परेशान हो रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ रागिनी, आज आलू बने हैं लेकिन देखने से ये आलू हेल्दी नहीं लग रहे। इसमें कितना तेल है यार। बहुओं, मैं तुम लोगों को कैसे समझाऊं? तुम अपने बाबा की जरा चिंता करो, उनकी तबीयत खराब है। इतना तेल खाना किसी के लिए भी सही नहीं है। रोजाना जब भी खाना खाने को बैठो यही तरी से भरा हुआ खाना सामने आ जाता है। मेरा तो अब इस खाने से दिल उबने लगा है। तुम लोग ही खाओ, ये सब मेरे वैसे भी एसिडिटी हो रही है। राम की बात को सुनकर दोनों बहुएं कुछ भी नहीं बोली और बस शांति से खाना खाती रहीं। राम को अचानक से तेज जलन होने लगी, जिसकी वजह से उसने वो तेल भरा हुआ खाना नहीं खाया और वो भूखा ही टेबल से उठ गया। ऐसे ही एक हफ्ता और गुजर गया और अब घर वाले दोनों ही बहुओं के खाने से परेशान हो गए थे। ऐसे ही आज की शाम दोनों बहुएं रागिनी और राशि घर में नहीं थीं। ऐसे में घर वाले बात कर रहे थे। माँ, अब मुझे ऐसा लगता है कि आपको रजत भाई और रितेश भाई की भी शादी कर देनी चाहिए। वैसे भी अभी जब तक बाबा जिंदा हैं, उनके सामने उनके दोनों बेटों की शादी हो जाएगी तो उनकी आत्मा भी सुकून में ही जाएगी। वैसे तो मेरा यकीन है कि तुम्हारे बाबा को कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर रागिनी और राशि की हरकतें देखी जाए, खासकर उनका खाना बनाना, तो वो घर की भी सेहत के लिए सही नहीं है। इसीलिए अब दूसरी भी बहुएं घर में आनी चाहिए, जो कि घर में आकर इस घर को संभाल ले। बताओ रजत और रितेश, अगर तुम कहो तो कल को ही मैं पंडित जी से तुम्हारे लिए बात करूं। आपकी मर्जी है माँ, लेकिन अगर सच बताऊं मैं तो माँ, हम दोनों भाई ही 2 लड़कियों को पसंद करते हैं। अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो वो गांव की लड़कियां हैं। मुझे क्यों ऐतराज होगा? ये तो और अच्छा है कि तुम्हें लड़कियां पहले से पसंद है। इसमें मेरा वक्त भी बचेगा और गांव की लड़कियां हैं तो वो खाना अच्छा बनाना जानती होगी। ठीक है, कौन है वो लड़कियां? मैं कल ही वहाँ जाऊंगी। महिमा, कहाँ हो भाई? आ रही हूँ महेश जी। महिमा महेश की बात को सुनकर चली गई। अब महिमा ठान चुकी थी कि वो अपने दोनों बेटों की शादी करवा देगी, जिसके लिए उसने कल लड़की वालों के गांव जाने का फैसला कर लिया था। ऐसे ही अगले दिन आज महिमा मोहिनी के साथ गांव आई हुई थी। जी, मेरी बच्ची अब जवान हो गई है और मुझे उनकी चिंता भी होती ही है, तो मैं बड़ी खुश हूँ कि आप मेरे घर रिश्ता लेकर आई। नहीं, आपकी लड़कियाँ भी मुझे बहुत ही अच्छी लगी। बिल्कुल जैसी घरेलू सी लड़कियाँ मैं ढूंढ रही थी, वैसी ही है आपकी लड़कियाँ। अब बस आप बताइए
कि आपको शादी कब करनी है। मैं तो गरीब सी औरत हूँ, कल लेकर जाना चाहे तो कल ले जाइए। मेरे लिए तो कल और 1 साल दोनों बराबर ही हैं। गंगा की बात को सुनकर महिमा बस मुस्कुरा दी और 1 हफ्ते के बाद की विदाई की दिन तारीख रख दी गई। ऐसे ही 1 हफ्ता और गुजर गया और 1 हफ्ते के बाद महिमा बस शांति से 4 लोगों को साथ ले जाकर पूजा और पूर्वी को अपने घर की बहू बनाकर ले आई। अभी उन दोनों का गृह प्रवेश हो रहा था। चलो, मेरे दोनों छोटे बेटों की भी शादी हो गई। अब बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। बहुओं, तुम्हारे ससुर जी की तबीयत खराब है, जिसकी वजह से मैं तुम्हारी शादी ज्यादा धूमधाम से नहीं करवा पाई। लेकिन कोई बात नहीं है, अब तुम घर के अंदर आ जाओ। बहू, रागिनी बहू, राशि बहू, आओ अपनी देवरानियों का गृह प्रवेश करवाओ बेटा। माँ जी आ रहे हैं, अभी हम बाबा को खाना खिला रहे हैं। राशि आवाज लगाकर नीचे आई, जहां दोनों बहुओं को देखकर सभी घर में खड़े हुए पड़ोसियों के और घर वालों के होश उड़ गए। उन्होंने आज के दिन भी बहुत अजीब से चमकदार कपड़े पहने हुए थे, साथ ही वो बहुत ज्यादा तैयार होकर आई थी। हम आ गए हैं माँ जी। बहुओं, महिमा बहन, वैसे तो तुम्हारे घर में तुम्हारे पति का एक पाँव चिता में है और दूसरा धरती पर, और तुम्हारी बहुओं को सजने संवरने से ही फुर्सत नहीं है। लगता है कि ये भी फैशन की मारी है। आपसे मतलब? राशि ने ऐसे बोलकर अपनी देवरानियों का गृह प्रवेश करवाया, जिसके बाद दोनों बहुओं ने महिमा का आशीर्वाद लेना चाहा, लेकिन बहुओं रुक जाओ, पहले मेरा नहीं, पहले तुम अपने बाबा का आशीर्वाद लेना। वो इस घर के सबसे बड़े हैं। महिमा ऐसे बोलकर बहुओं को जैसे ही अपने पति महेश के कमरे में लेकर गई तो सभी के होश उड़ गए। महेश जी, बाबा, भैया, माँ बाबा की तो बहुत तबीयत बिगड़ गई है। बेटा, परेशान नहीं हो। हाँ, परेशान नहीं हो बेटा। कैसे परेशान ना हो? हेलो, जल्दी से, हाँ, एम्बुलेंस लेकर आइए। एम्बुलेंस की पड़ी है, वो तो बहुत धीमे चलती है, आप ऐसे ही चलिए ना। मोहिनी की बात को सुनकर उसकी माँ ने उसे समझाया। कुछ देर के बाद एम्बुलेंस आई और महेश को वो लोग हॉस्पिटल लेकर गए, जहाँ जाते ही उसे वेंटिलेटर पर रख दिया गया। भैया, इन्होंने बाबा को वेंटिलेटर पर क्यों डाला है? अरे बाबा को इस समय इलाज की जरूरत है, परेशान नहीं हो, बाबा ठीक हो जाएंगे। ठीक है, चलो माँ, अब घर चलते हैं। मैं और राम यहाँ रुक जाएंगे, बाकी आप बहुओं को लेकर घर जाओ। मेरे पति, पता नहीं किस मनहूस की नजर लगी थी हमारे हंसते खेलते परिवार को। अभी तो तुम्हारे बाबा की इतनी उम्र भी नहीं है जितने दुख उन्हें मिल रहे हैं। अरे माँ जी, आपकी नई बहुओं के कदम जब से इस घर में आए हैं, देखो आते ही बाबा को वेंटिलेटर पर डाल दिया। सही कहा। रागिनी ने बेवजह ही महिमा के दिल में दोनों नई बहुओं के बारे में बुरी जगह बना दी थी। रात हो गई थी। महिमा अपनी बेटी और नई पुरानी दोनों ही बहुओं के साथ अपने घर को वापस आ गई, जहाँ पर माँ, मैं आज सारी रात एक पल को नींद नहीं लूंगी। मुझे मेरे बाबा इस घर में चाहिए, वो भी एकदम सही सलामत। बेटा, तेरे बाबा तो पहले ही बीमार हैं, और अगर तू भी ऐसे करेगी तो तेरी भी तबीयत खराब हो जाएगी। क्यों है ना, तू सो जा। वैसे भी अगर तेरे बाबा को पता चला कि तू कितनी टेंशन ले रही है तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। महिमा ऐसे ही मोहिनी को समझाने लगी, जिसके बाद माँ जी, बाबा की जो आज हालत है उसकी जिम्मेदार यही दोनों हैं। आप यकीन मानिए, वरना आप खुद सोचिए कि अभी तक तो बाबा हमारे बीच ही थे ना, अचानक से उनकी इतनी हालत कैसे खराब हो गई? देखिए, आपके बाबा की सभी जांचें हमने कर ली और रिपोर्ट्स के मुताबिक अब वो कुछ ज्यादा दिन नहीं जी पाएंगे। वो अब कुछ ही दिनों के मेहमान हैं, इसलिए आप कल सुबह उन्हें यहाँ से ले जाइए और ज्यादा से ज्यादा इनके साथ अपना वक्त गुजारिए। नहीं डॉक्टर साहब, हमारे बाबा से भी ज्यादा उम्र के लोग हमने अभी भी हट्टे कट्टे देखे हैं, तो हमारे बाबा इतनी जल्दी कैसे जा सकते हैं? देखिए, आपके बाबा का लीवर डैमेज है, या तो वो एकदम काम करना ही बंद कर चुका है। आप लोगों को उन्हें लेकर समझाया भी गया था कि इन्हें एकदम हल्का पचने वाला खाना देना, लेकिन आप लोगों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया शायद इन पर। इनके पेट में अभी भी कितनी ही ऐसी चीजें हैं जो इनके शरीर को पचाने के लिए पत्थर से भी ज्यादा भारी हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, देखिए मेरी बात मानिए, आप इन्हें कल को घर ही ले जाना और इनके साथ खूब वक्त गुजारना, ठीक है? कमलेश की बात को सुनकर दोनों भाइयों को रोना आ गया, लेकिन उन्होंने किसी तरह से खुद को संभाल लिया। ऐसे ही अगली सुबह। हाँ राम बेटा, उठ गए तेरे बाबा। क्या बोले डॉक्टर ने, कब तक ठीक हो जाएंगे? मैं आ जाऊं क्या? नहीं माँ, आप क्यों आकर परेशान होती हैं? मैं और भैया ले जा रहे हैं बाबा को। बाबा को ला रहे हैं, सब ठीक तो है? ठीक है, मैं गाड़ी लेकर आता हूँ माँ, बाबा को मैं ले जाऊंगा।
घर में बड़ा ही टेंशन का माहौल था, लेकिन ऐसे में भी अमीर बहुएं पूरी तरह से अजीब सी तैयार थीं। कुछ देर के बाद घरवाले महेश को ले आए और बाबा क्या हो गया है आपको? अरे बेटा तू रो नहीं, कुछ नहीं हुआ है मुझे, मैं ठीक हूँ। महिमा अपनी बेटी को संभालो। पूजा, पूर्वी, बहू इधर आओ, आओ दोनों मेरे पास। महेश के बुलाने पर पूर्वी और पूजा दोनों ही उसके पास चली गईं। जिसके बाद महेश ने उनके सिर पर हाथ रखा और फिर महिमा बोली, बहुओं, अब तुम जाकर अपनी पहली रसोई की रस्म कर लो। वैसे अब चाहे घर का माहौल कैसा भी हो, लेकिन बहुओं को अपनी रस्में तो करनी ही पड़ती है। और हाँ, अपने बाबा की तबीयत को देखते हुए कुछ हल्का फुल्का ही खाने को बनाना, जो कि ये भी आराम से ही खा ले। महिमा की बात को अच्छे से समझकर दोनों बहुएं रसोई में खाना बनाने को आ गईं। जिसके बाद दीदी, बाबा की हालत तो ऐसी भी नहीं है कि वो पतली सी चपाती ही खा ले। हम दोनों एक काम करते हैं, खिचड़ी बना देते हैं। नहीं, खिचड़ी तो कुछ ज्यादा ही सिंपल हो जाएगी। एक काम करते हैं, रसम राइस बना देते हैं। वो हेल्दी भी होता है और टेस्टी भी। अरे हाँ दीदी, रसम का तो मुझे ध्यान भी नहीं था। दोनों बहुओं ने दिमाग चलाकर हल्का लेकिन स्वादिष्ट खाना बना दिया। अभी वो बस खाना बनाकर सभी से खाना खाने को कहने ही गई थीं कि तभी महेश की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई और उसे दोबारा से हॉस्पिटल लेकर जाया गया। देखिए, आपके घर के बड़े महेश जी ही हैं और मुझे नहीं लगता कि हम उन्हें बचा पाएंगे, लेकिन हम कोशिश पूरी करेंगे। मैंने पहले भी बताया था कि उनकी बीमारी की जड़ है उनका लीवर, जो कि खराब हो चुका है। इसलिए अब हमें उनके लीवर का ही इलाज करना पड़ेगा। कमलेश ऐसे बोलकर अंदर चला गया और महेश को बचाने की कोशिश करने लगा। इधर परिवार वालों की जान हलक में आई हुई थी। भगवान जी, हमारे ससुर जी को ठीक कर दो ना। सही कहा, लगता है कि आज इस बुड्ढे का दैंड होकर ही रहेगा। खैर, मैं तो खुश ही हूँ। पुरानी झाड़ी हमारे घर से निकलेगी और सभी को तंग करना बंद करेगी। दोनों अमीर बहुएं जो कि पहले से ही घर में थीं, उन्हें अपने ससुर की हालत का जरा सा भी गम नहीं था। ऐसे ही कुछ देर तक और टेंशन का माहौल बना रहा, जिसके बाद कमलेश अंदर से आया। आई एम सॉरी, हम आपके पेशेंट को बचा नहीं पाए। क्या कहा आपने? मेरे बाबा अब इस दुनिया में नहीं रहे। जी हाँ, आई नो कि ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा दुख की बात है, लेकिन सच यही है। नहीं 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 नहीं, माँ, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे बाबा ने मुझसे वादा किया था कि वो मेरी डोली उठाए बिना नहीं जाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। मेरी मांग का सिंदूर नहीं उजड़ सकता है। माँ संभालो खुद को। नहीं महेश जी उठिए, आंखें खोलिए। महेश जी, एक आखिरी बार मुझसे बात कर लीजिए। माँ जी, संभालो खुद को, ये हॉस्पिटल है। हट जा और मेरे पास नहीं आना। जो कुछ हुआ है तुम ही दोनों मनहूसों की वजह से हुआ है। मुझे तुम दोनों बहनें अपनी शक्ल नहीं दिखाना। माँ जी। महिमा ने पूजा को जोरों से धक्का मारा, जिससे पूजा दूर जा गिरी। चारों बेटों ने ही अपनी माँ और बहन को संभाला, जिसके बाद वो उन्हें किसी तरह घर लेकर आया और फिर घर आने के बाद खूब कोहराम मचा। महेश जी नहीं, महेश जी नहीं, आप मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते हैं। संभालो खुद को महिमा बहन, ये किसी के हाथ में तो नहीं है ना, किसी का दुनिया में आना और दुनिया से जाना। बाबा, मेरे बाबा, अब मेरी सारी फरमाइशें कौन पूरी करेगा? किसको मैं अपनी सारी बातें बताऊंगी? सभी रो रहे हैं, मैं भी थोड़ा सा नाटक कर लूं। बाबा, आप कितने अच्छे थे, हमें ऐसे छोड़कर क्यों चले गए आप? राशि और रागिनी भी ऐसे ही नाटक करने लगी। कुछ ही देर के बाद महेश की अर्थी उठ गई और उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। अब महेश की मौत हुए 1 महीना गुजर चुका था और इस 1 महीने में महिमा अपनी दोनों गांव की बहुओं से बड़ी ही उखड़ी रहती थी। अब तो लगता है कि टांगे बस जवाब दे रही है, घुटनों से चला ही नहीं जाता है। माँ जी, लाइए मैं आपकी टांगों पर तेल से मालिश कर देती हूँ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने कहा कि तुम मालिश वालिश करो। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप मुझे मेरे हाल पर ही छोड़ दे तो। माँ जी, ऐसे क्यों बोल रही है? बाबा हम लोगों को छोड़कर गए तो इसमें हमारा क्या कसूर है? तुम्हारा क्या कसूर है? तुम दोनों मनहूस बहनों के ही कदम मेरे घर में आए हैं, जो मेरे घर का सुख और चैन भंग हुआ, समझी? अब मुझे अपनी ये मनहूस शक्ल नहीं दिखा, जा यहाँ से। महिमा की बात सीधे पूर्वे के दिल पर लगी
लेकिन पूर्वी ने किसी तरह खुद को संभाल ही लिया। ऐसे ही महिमा अपनी दोनों गांव की बहुओं से अब कटी कटी सी रहने लगी थी। ऐसे ही सिलसिला जारी था और अब मौत हुए 1 साल होने को आया था। घर में अब महेश की बरसी की बातें चल रही थी। सभी हॉल में बैठे हुए थे। माँ, 2 दिन के बाद तो बाबा की बरसी है, अब बताइए कि कैसे करना है सब कुछ। पता भी नहीं चला और देखते ही देखते बरसी के दिन भी आ गए। बेटा, जो कुछ भी करो बस अपने बाबा को सोचकर करना, और ये सोचकर करना कि उसका पुण्य उन्हें मिले। समझ आया? जी माँ, तो बताइए कि हमें करना क्या क्या है। भैया, मैं अपने बाबा की बरसी पर चाहती हूँ कि मैं गरीबों को खाना खिलाऊं, जिसका पुण्य मेरे बाबा को मिलेगा। मैं खूब सारे गरीबों को खाना खिलाना चाहती हूँ। ठीक है, ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। चलो और बताओ। बस माँ, और क्या है? जैसे गरीबों के लिए खाना बनेगा, वैसे ही हम मासी को, बुआ को, चाचा जी को और ताया जी को भी बुला लेंगे। एकदम सही कहा। अगर वो लोग भी आएंगे और कुछ कुछ उनके नाम का खाकर जाएंगे तो तुम्हारे बाबा को भी खुशी होगी। माँ जी, हम सभी थोड़ी सी घर की भी फ्लावर से डेकोरेशन कर देंगे। बोलिए। हाँ, अच्छा रहेगा। और माँ जी, खाना हम बस यही, चुप हो जा, समझ आया? लेकिन माँ जी, हम भी चाहते हैं कि हम भी अपने बाबा की बरसी के लिए कुछ बना पाए। खबरदार, अगर तुमने कुछ भी बनाने की बात की तुम एक रत्ती का भी सहारा नहीं लगाओगी। समझ आया? लेकिन क्यों माँ जी? क्योंकि आपकी ही वजह से हमारे बाबा हमारे बीच से गए हैं, इसीलिए हम आपसे कुछ नहीं करवाएंगे बस। और ये बात आप जान लीजिए। समझ आया? मोहिनी ने ऐसे बोलकर बात को खत्म कर दिया। उसके बाद बहुएं भी कुछ नहीं बोली और बस उन्होंने ये बोझ फिर से एक बार अपने ही ऊपर ले लिया। कुछ ही देर के बाद घर में बरसी की तैयारी होने लगी। हेलो बुआ, 2 दिन के बाद बाबा की बरसी है, तो आप आ जाना। हाँ ठीक है बुआ, वक्त से आ जाना। हेलो ताया जी, बाबा की 2 दिन के बाद बरसी है, तो आप आ जाना। जी जी चाचा जी, हाँ चाची जी को भी ले आना। रजत जी सुनिए। हाँ बोलो पूजा। क्या आपको भी ये लगता है रजत जी कि बाबा की मौत के जिम्मेदार हम दोनों बहनें हैं? बताइए। पागल हो गई हो? ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? तुम्हें ऐसे सोचने की कोई जरूरत नहीं है, समझ में आया? सच? तो फिर माँ जी ऐसे क्यों बोलती हैं? अरे माँ को सोचने दो यार, अभी उनका दिमाग सुकून में नहीं है। तुम देखना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। रजत की बात को सुनकर पूजा को थोड़ा अच्छा लगा, क्योंकि कम से कम उसका पति तो ऐसी बातें नहीं कर रहा था जो कि उसके दिल को ठेस पहुंचाती। ऐसे ही 2 दिन और गुजर गए और आज महेश की बरसी का दिन था। आज महेश को दुनिया से गए 1 साल हो चुका था, जिसकी वजह से सभी घरवाले काफी ज्यादा गमगीन थे। माँ जी, अगर आप कहे तो क्या हम खाना पहले बना ले, फिर वो गरीबों में बांटने को भी जाना है। ठीक है बहुओं, पहले खाना बना लो, उसके बाद फिर घर को सजा लेना, जैसे कि तुमने बोला था। ठीक है माँ जी। दोनों बहुएं खाना बनाने को आ गईं। जहां दीदी, हम क्या बनाएंगे आज? हम लोग देख, पहले तो हम बना लेंगे चिकन करी, उसके बाद चावल और साथ में थोड़ा सा फ्राइड चिकन और स्वीट्स में रसमलाई। कैसा है? आहा, इतना स्वादिष्ट खाना! आज तो सभी मेहमानों को भी मजा आ जाएगा। अच्छा दीदी, ये सब तो ठीक है, अब ये बताइए कि हम दोनों तैयार होने कब जाएंगे? घर में आखिर इतने लोग आएंगे तो हमारा भी तो सुंदर दिखना जरूरी है। ये तो तूने एकदम सही कहा। चले जाएंगे, पहले घर के काम निपटा ले। दोनों बहुओं को बरसी का जरा सा भी अंदाजा नहीं था। उन्होंने जो भी नॉनवेज वगैरह बनाने को बोला था वो सभी बना दिया। जिसके बाद भाभी, खाना बन गया है क्या? अगर बन गया है तो उसे टिफिन में कर दीजिए। भैया जाएंगे अभी बाहर बच्चों को और गरीब लोगों को खाना बांटने। मोहिनी की बात सुनकर दोनों बहुओं ने गर्दन हिला दी और उन्होंने डिस्पोजल लंच बॉक्सेस में खाना पैक करना शुरू कर दिया। राशि, मैं तो थक गई। ये काम इतना भी आसान नहीं है जितना कि नजर आता है। सही कहा, लेकिन चलो ये लंच बॉक्स बन तो गए। अरे खाना बनाए कि नहीं? जी देवर जी, बन गया है। हमने लंच बॉक्स भी बना दिए हैं, तो अब आप ले जाइए। रागिनी ने राम को लंच बॉक्सेस दे दिए, जिनको लेकर वो मंदिर चला गया और उसने मंदिर में मौजूद गरीब लोगों को वो लंच खाने को दे दिया। एक तरफ अमीर बहुएं काम करके अच्छी बन रही थीं, तो वहीं दूसरी तरफ गरीब बहुएं भी कुछ करने को तरस गई थीं। दीदी, बाबा की बरसी पर हम कुछ नहीं कर पा रहे। एक तो दिल पर ये बोझ है कि गुनहगार हम लोग हैं, और फिर भी अगर हम कुछ न कर पाए तो कितना ज्यादा बुरा लगता है ना। सही कहा। बेचारी बहुएं मन ही मन बहुत ज्यादा उदास थीं। ऐसे ही सिलसिला जारी था। अमीर बहुओं ने खाना बना दिया, जिसके बाद वो दोनों बाहर घर को सजाने को आ गई। सबसे पहले वो घर के बाहर का दरवाजा सजाने को गई। ये गुलाब हम लोग यहाँ ऐसे लगा देते हैं, क्यों? सही रहेगा ना? हाँ ठीक है, कम से कम आने वालों को पता तो चले कि वो हमारे घर को आ रहे हैं।
राशि की बात को सुनकर रागिनी मुस्कुरा दी और उन्होंने घर की रेलिंग, घर का दरवाजा और बाहर का दरवाजा वगैरह सभी कुछ फूलों से सजा दिया। फूलों की सजावट करने के बाद अब बहुओं का काम खत्म हो चुका था, तो वो दोनों घर से गायब हो गईं। कुछ ही देर के बाद घर में मेहमान आना शुरू हो गए। भाभी, भाभी, मेरी भाभी, भैया क्यों चले गए? दीदी, चले गए तुम्हारे भाई हम सभी को छोड़कर। माँ, बुआ, चलिए आप दोनों बैठ जाइए। ऐसे बाबा का दुख नहीं, अब तो बस उनके लिए प्रार्थना कीजिए। सही कहा, अब रोने से कोई फायदा नहीं है दीदी। जो होना था वो तो हो ही गया। अब तो बस हम उनके लिए प्रार्थना ही कर सकते हैं। आइए बैठ जाइए। नमस्ते बुआ जी। मेरी बच्चियों, जीती रहो। नमस्ते माँ जी और बुआ जी। दोनों बहुएं आ गई थीं। दोनों ने ही हल्के रंग की साड़ी पहनी हुई थी और उनके बाल भी सिमटे हुए थे। रागिनी और राशि बहू कहीं दिखाई नहीं दे रही है। वो दोनों कहाँ है? भाभी अभी तो यही ही थी, वो घर के कामों में ही लगी हुई थी, आती होंगी। अरे कोई है घर में? मेरा भाई तो चला ही गया। भाई साहब आइए आइए। अरे बड़ा तो मैं था, लेकिन पहले मेरा भाई क्यों चला गया? एक एक करके ऐसे ही महिमा के घर उसके सभी घर वाले पहुँच गए। सभी का मन उदास था। चलो भाभी, ऐसे बार बार शोक नहीं मनाते हैं। ये बात भी ऊपर वाले को पसंद नहीं है। अब भैया जहाँ भी है सुकून में होंगे। आज हम उनके लिए खूब ही प्रार्थना करेंगे। सभी ऐसे ही महिमा को समझाने लगे कि तभी रेखा बोली। वैसे भाभी, ये जो गम है ये असली है या नकली है? क्योंकि मैंने बाहर देखा और अब अंदर भी देख रही हूँ, ये फूलों की सजावट लाल गुलाब से कौन करता है? क्या कहा? लाल गुलाब? महिमा ने जैसे ही ध्यान दिया तो वहाँ सजावट लाल लाल गुलाबों से हो रही थी, जो कि आने वालों को काफी अजीब लगी। अगर आप गमगीन हो ना बेटा, तो ऐसे ना दिखाओ कि आप बहुत ही ज्यादा खुश हो। नहीं चाची, ये फिर ऐसी हरकतों से तो कोई भी नहीं समझेगा कि आप लोग दुखी हैं। राशि जल्दी से आ, शायद सभी आ गए हैं। लगता है कि भाभी आ गई हैं। मोहिनी के बोलने पर सभी ने दरवाजे की तरफ को टकटकी लगा ली, जिसके बाद दोनों बहुएं अंदर आईं और उनके अंदर आते ही सभी मेहमान और घर वालों के होश उड़ गए। वो दोनों ही पार्लर से तैयार होकर आई थीं। साथ ही उन्होंने बाल भी सैलून से बनवाए थे और वो दोनों बहुत ही ज्यादा चमकीले, भड़कीले, मॉडर्न कपड़ों में थीं। नमस्ते सभी। राशि, ये सब? आज बाबा की बरसी है ना, तो हम तैयार हो आए। अरे सभी लोग भी आए हुए हैं। आप सभी इतने फीके फीके क्यों हैं? दोनों बहुओं को देखकर महिमा का पारा चढ़ गया और वो उनके पास आई। हम सभी इतने फीके क्यों हैं? अभी बताती हूँ। ये ले, अब आया समझ कि हम सभी इतने फीके क्यों हैं। बोल, यहाँ तो बहुत खुशियाँ हो रही है, जो सभी आलिया भट्ट बनकर आएंगे। बोल। माँ जी, बस चुप हो जाओ तुम दोनों बेवकूफो। पहले घर को लाल फूलों से सजाया जैसे कि किसी की डोली सजने वाली हो। उसके बाद तुम दोनों ही इतना इतना मेकअप लगाया और माँ, ये क्या खाना बनवा दिया आपने बाबा की बरसी पर? पता है, आधे भिखारियों ने तो उसे लेने से भी इनकार कर दिया। किसी की बरसी में माँ मीट और नॉनवेज कौन बनवाता है? नॉनवेज? क्यों तुम दोनों ने नॉनवेज बनाया है? बोलो। वहाँ तो मुझे बोलने में भी शर्म आ रही थी कि ये मेरे बाप की बरसी का खाना है। भाभी, ये गम का मौका है, खुशी का नहीं, जो आप इतनी खुशियाँ मना रही हैं। सभी घर वाले ऐसे ही बहुओं पर भड़कने लगे। हे भगवान, इन दोनों ने तो मेरे पति की बरसी खराब करवा दी। अब मैं क्या करूँगी? क्या बिल्कुल बेवकूफों में से ही आ गई हो, जो कुछ पता ही नहीं है कि क्या करते हैं क्या नहीं। चलिए सभी, इनको ऐसे नहीं डांटिए। शायद इनकी जिंदगी में पहली बार किसी की बरसी आई होगी, जो इन्हें जरा भी अंदाजा नहीं हुआ। माँ जी, एक बार हमें भी मौका देकर देख लीजिए ना। कैसा मौका? बाबा की बरसी को ठीक ढंग से करने का। ये भी कोई पूछने की बात है? अगर तुम कुछ कर सकती हो तो करो। रेखा की बात को सुनकर दोनों गरीब बहुएं काम में लग गए, जिसके बाद उन दोनों ने सबसे पहले लाल लाल गुलाबों की डोर को काटा और उन्हें उतार कर रख दिया। उसके बाद वो दोनों बहनें रसोई में खाना बनाने को गईं। दीदी, हम दोनों आज तो मटर पनीर, साथ में पूरी और हींग के आलू और मीठे में खीर बना देते हैं। हाँ सही है। पूजा और पूर्वी ऐसे बोलकर काम में लग गईं। उन्होंने कुछ ही देर में सादे चावल, साथ में पनीर और आलू की सब्जी बना दी। कुछ ही देर के बाद उनका खाना बनाकर निपट गया, जिसके बाद उन्होंने घर में सेटअप लगाया। उन्होंने एक टेबल पर सफेद कपड़ा डालकर अगरबत्ती जलाकर वहां प्रसाद रखा और अपने ससुर की एक तस्वीर पर माला चढ़ाई। जिसके बाद चलिए, अभी पंडित जी आएंगे तो पहले हम सभी बाबा की शांति के लिए पूजा कर लेंगे, जिसके बाद हम फिर खाना खा लेंगे और फिर जिसका जो दिल चाहे वो करे। भाभी,
इन दोनों ड्रामों को भी आप ले जाओ या इनके मुंह साफ करवा दो। आ जाओ भाभी, हम आपको भी बरसी के हिसाब से ही तैयार कर देते हैं। पूर्वी की बात को सुनकर दोनों बहुएं भी उसके साथ चली गईं, जहां उन्होंने उनका भी लुक अपनी तरह ही कर लिया। कुछ ही देर के बाद पंडित जी आ गए तो सभी ने महेश की आत्मा की शांति के लिए पूजा की और उसके बाद पूर्वी और पूजा, मुझे माफ कर दो बच्चियों। अभी तक मैं तुम्हें क्या कुछ नहीं बोलती थी, लेकिन आज के दिन तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मुझे माफ कर दो, अभी तक मैंने जो कुछ भी तुम्हें बोला। माँ जी, आप सदमे में थी इसमें, वरना आपकी भी कोई गलती नहीं है, इसीलिए आप माफी नहीं मांगिए। बहुओं ने ऐसे बोलकर बात को खत्म कर दिया, जिसके बाद सभी लोगों ने खाना खा लिया और खाना खाने के बाद वो सभी अपने पुराने दिन याद करने लगे। मुझे आज भी याद है जब मेरी उम्र 25 साल थी ना, तो मेरे भैया मुझे मेले में ले जाकर मुझे झूला झुलाते थे और बोलते थे कि तू हमेशा मेरे लिए मेरी प्यारी सी छोटी सी बहन ही रहेगी। मुझे भी याद है जब मैं उनसे नाराज हो जाती थी तो वो मुझे आइसक्रीम लाकर देते थे और कहते थे सॉरी, और मुझे हंसी आ जाती थी। सभी ऐसे ही महेश के साथ बीते दिन याद कर रहे थे। सभी के चेहरे पर मुस्कान और दिल में दुख था, लेकिन यही तो जिंदगी है। मेरे बाबा दुनिया के बेस्ट बाबा थे।